नाज़रीन, बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। ईरान की जानिब से कंप्रिहेंसिव प्लान जो वो तैयार कर लिया गया है, कैसे अमेरिका को कन्फ्रंट करना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जंग नागुज़ीर हो चुकी है। जैसे सुप्रीम लीडर के जो एडवाइजर हैं अली शमखानी, सबसे अहम तरीन शख्सियत है वन ऑफ दी, और उन्होंने ये कहा है कि जंग नागुज़ीर हो चुकी है। तो अब ईरान ने एक ऑपरेशनल और कंप्रिहेंसिव प्लान तैयार किया है, कैसे अमेरिकन बेसेस निशाना बनाई जाएंगी, कैसे गल्फ में लड़ाई लड़नी है, कैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में लड़ाई लड़नी है, कैसे अमेरिका के जो बड़े वॉरशिप्स हैं उनको कौन से वेपन से और किस अंदाज से निशाना बनाना है, उनको कैसे डैमेज करना है, इसराइल को कैसे निशाना बनाना है। यह सारा कंप्रिहेंसिव प्लान जब वो ईरान की जानिब से तैयार कर लिया गया है। अच्छा, दूसरी तरफ ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कतर में मौजूद हैं, वहां पर खड़े होकर उन्होंने कहा है कि अमेरिकन बेसेस हिट होंगी अगर ईरान के ऊपर अटैक किया जाता है। यानी कतर के अंदर खड़े होकर वो ये बात कर रहे हैं, और अमेरिकन बेसेस तो फिर हर जगह पर हैं। ईरान के जो आर्मी चीफ हैं उनकी बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आ रही है। ईरान के आर्मी चीफ ने कहा है कि ईरान पर जो हमला होगा उसका वो ऐसा रिस्पॉन्स देगा कि ये इररिपेयरेबल डैमेजेस होंगे, यानी इसराइल और अमेरिका को ऐसा डैमेज करेंगे कि ये इररिपेयरेबल होगा। तो मजीद यानी तलखी बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि अगेन अमेरिका अपनी उन्हीं डिमांड्स के ऊपर स्टिक है जो कि इलॉजिकल डिमांड्स हैं, जो कि ईरान के लिए सरेंडर के मुतरादिफ हैं। और अभी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि हम यूरेनियम जो है उसको किसी सूरत यहां से ट्रांसफर नहीं करेंगे, और जो इनरिचमेंट का राइट है वो भी हम खत्म नहीं करेंगे। तो खित्ते में कशीदगी। और दूसरी तरफ जो सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन है वो दमिश्क पहुंचा है, इस पर हम बात करेंगे। और वहां पर यूक्रेन का मामला जो है वो इस जगह पर पहुंच गया है कि या तो वो जंग बंद होगी या फिर वो बहुत ज्यादा मजीद खराब होगी। अब खतरा यह है कि बेलारूस भी इस जंग के अंदर ड्रैग हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने धमकी लगाई है कि वो बेलारूस के ऊपर भी जो वो अटैक कर सकता है, यानी जो यूक्रेन के ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो अटैक कर सकते हैं बेलारूस की तरफ। तो अब देखने अगर वहां पर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई है, तो जब ये जंग खत्म होने की तरफ इसके चांसेस हैं, तो वो ताकतें जिन्होंने जंग छेड़ी थी, अब ज़ेलेंस्की इसका नाम जो है वो एप्स्टीन फाइल्स में आया है कि कैसे इसको आगे लाया गया। मतलब बाकायदा एप्स्टीन फाइल में ये डिस्कस हो रहा है कि इसको कैसे आगे लाना है, फिर इसको लाया गया और ये जंग जब छेड़ी गई, बाकायदा प्लान्ड वॉर है। वेस्टर्न बिलियनर्स बाकायदा ये एतराफ भी कर चुके हैं कि कैसे उन्होंने रजीम चेंज किया यूक्रेन में, और उसके बाद ये मामला जंग की तरफ गए। तो वो ताकतें जिन्होंने ये जंग छेड़ी है, जो रशिया को कई समय तकसीम करना चाहते हैं, वो तो ख्वाब उनका पूरा नहीं हो रहा, तो मजीद मामला को वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर अगर ये जंग रुक गई सो रुक गई, अगर ना रुकी तो फिर ये मजीद जब वो खराब हो सकती है। लेकिन यूक्रेन के पास पैसा तो नहीं है, टाइम तो खत्म हो गया, पैसा तो उनके पास नहीं है। जो यूरोपियंस ने पैसा देना था वो भी अब वो ज़ाहिर है यूरोपियंस के पास पैसा नहीं है, अमेरिका ने हाथ खींच लिया, तो यूक्रेन लड़ेगा कैसे। और एप्स्टीन के हवाले से मजीद रेवलेशन सामने आ रही हैं, कैसे इवन नोबेल पीस प्राइज जो है उसमें भी एप्स्टीन का किरदार है, किसको देना है किसको नहीं देना, ये चीजें भी सामने आ रही हैं। यानी एक शख्स जो है आप देखेंगे पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है और एक एक चीज के अंदर वो इन्वॉल्व है, यानी वो रजीम चेंजेस में इन्वॉल्व है, वो जंगों में इन्वॉल्व है, वो ट्रेड में इन्वॉल्व है, वो असलहा डील्स के अंदर इन्वॉल्व है, वो दूसरी जो किसको आगे लाना है किसको पीछे करना है, बहुत सारे मर्डर सीरीज हैं उसके अंदर वो इन्वॉल्व है, और वायरसेस जो फैल रही हैं उसके अंदर वो इन्वॉल्व है, इंसानों के जो क्लोन्स कैसे बनाने हैं उसके अंदर वो इन्वॉल्व है, सोमालीलैंड की वो बात कर रहा है, इराक जंग की वो बात कर रहा है, एक एक चीज के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। तो अभी 35 लाख डॉक्यूमेंट्स आए हैं और बाकी तकरीबन 25 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिलीज होना है और अभी तक रिलीज नहीं हो रहे हैं, और वहां पर प्रेशर है कि इसको रिलीज किया जाए। लेकिन सबसे पहले दी टेलीग्राफ की जो खबर है, यानी टेलीग्राफ की, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे ईरान ने एक कंप्रीहेंसिव प्लान तैयार कर लिया है अमेरिका को कन्फ्रंट करने का। जनाब अली, ईरान ने कंप्रीहेंसिव प्लान टू कन्फ्रंट यूनाइटेड स्टेट्स और एक्सर्ट प्रेशर ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। ईरान का जो वन ऑफ द वेरी फोकस होगा वो कैसे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर डालना है ताकि अमेरिका पर प्रेशर जाए। देखिए, अमेरिका से लड़ना ना तो कोई आसान बात तो नहीं है। अमेरिका को कैसे प्रेशराइज जो किया जा सकता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो ईरान ने तैयार किए हैं कि ये फैक्टर है जिससे अमेरिका प्रेशराइज होगा।
तो उसमें सबसे पहला जो बड़ा फैक्टर है वो ग्लोबल इकोनॉमी है। ग्लोबल इकोनॉमी को ईरान जब वो हिलाने वाला है। अच्छा, एक लार्ज स्केल प्लान जब वो तैयार किया गया है विद द यूएस मिलिट्री, इस प्लान के अंदर अमेरिकन मिलिट्री के ऊपर अटैक करने का, जिसमें वेव्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल जब वो लॉन्च किए जाएंगे एंड ड्रोन्स टुवर्ड्स द अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इन द रीजन। वेव ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स और उसके साथ सैकड़ों ड्रोन्स ये अमेरिकन इंस्टॉलेशंस की तरफ जो फायर किए जाएंगे। इसके साथ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी इस्तेमाल की जाएगी ताकि जो लॉजिस्टिक सप्लाई है उसको डिसरप्ट किया जा सके, कमांड एंड कंट्रोल को डिसरप्ट किया जा सके। और यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और यह बड़ी डेंजरस है कि क्यों फैलाया जाएगा उन मुल्कों के अंदर जो अमेरिकन बेसिस को होस्ट कर रहे हैं, जहां से अमेरिकी जेट्स उड़ेंगे, वहां पर एक मुकम्मल क्योस ईरान फैलाने जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमलों के साथ, ड्रोन्स के साथ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को इस्तेमाल करके, यानी वहां पर एक मुकम्मल क्योस होगा। और इसके साथ ईरान क्या करेगा कि आईआरजीसी जो है वो स्वैम ऑफ ड्रोन्स ये फायर करेगी, और साथ जो स्मॉल आर्म्ड बोट्स हैं, जंगी कश्तियां हैं छोटी, जिनको टॉर्पीडो मिसाइल्स के साथ लैस है, तो इनको लॉन्च किया जाएगा, इलिमिनेटिंग लार्ज वॉरशिप्स। बड़े बड़े जो जंगी बेड़े हैं, और पिछली वीडियो में जैसे हमने आपको बताया कि कम से कम 12 जंगी बेड़े जब वो ईरान को घेरे हुए खड़े हैं, तो स्वैम ऑफ ड्रोन्स फायर होंगे, छोटी जंगी कश्तियां वो फायर लॉन्च की जाएंगी, और बड़े जो जंगी बेड़े हैं, अच्छा अगर जरूरत पड़ी तो इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ईरान के इस वक्त प्लान के मुताबिक ये जो ड्रोन्स जाएंगे और उसके बाद ये स्मॉल आर्म्ड बोट्स जाएंगी, ये इनफ हैं। जरूरी नहीं कि हाइपरसोनिक मिसाइल भी यहां पर जब इस्तेमाल करना पड़े। ये जो नेवल नाज़िन वॉर होती है बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव होती है। इनका एक एक जो इंटरसेप्टर मिसाइल है उसकी $2 मिलियन तक कीमत है, उसकी $4 मिलियन तक कीमत है। यानी ईरान का $2000 का एक ड्रोन आएगा, जिसके जवाब में इनको $2 मिलियन, $4 मिलियन का एक मिसाइल जो फायर करना पड़ेगा। और इनके पास टोटल कितने होते हैं? किसी में 20 हैं, किसी में 17 हैं, किसी में 15 हैं। यानी ये नहीं कि उनके पास ऐसे सैकड़ों मिसाइल्स हैं, उनको फिर रीलोड होना पड़ेगा, इन डिस्ट्रॉयर्स को दोबारा जाना पड़ेगा और रीलोड होना पड़ेगा। तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सैकड़ों ड्रोन्स अगर यहां से जाएंगे तो उनके सारे इंटरसेप्टर मिसाइल जब वो खत्म हो जाएंगे और ये पेनिट्रेट करते हुए इन वॉरशिप्स को जब वो हिट कर जाएंगे। तो अगेन अगर अमेरिका इस जंग में जा रहा है तो इसका रिजल्ट बिल्कुल वही हो सकता है जैसे स्पेन ने इंग्लैंड के ऊपर अटैक किया था, बड़ी एरोगेंस के साथ किया था और इस एस्टिमेशन के साथ किया था कि मुकम्मल डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। स्पेन की नेवी हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय होगी और स्पेन की जो ताकत है वो हमेशा हमेशा के लिए डैमेज हो गई, और फिर स्पेन की जो ताकत है वो उस तरह से बादशाहत उस तरह से ना रही। तो ऐसी एक जंग जो है वो बड़े बड़े एम्पायर्स को ले डूबती है। ब्रिटिश एम्पायर की आप देख लीजिए कि यहां मिडिल ईस्ट के अंदर जो उसने जंग लड़ी, सुएज कैनाल क्राइसिस और ये सारा जो हुआ, उसमें ब्रिटिश एम्पायर ऑफिशियली जो वो खत्म हो गया। तो ये जो अमेरिकन नेवी है जिसकी बहुत ताकत है, जिसकी बहुत हैबत है, उनके बड़े बड़े जंगी बेड़े ये उनकी ताकत का शाकार हैं, और ये जिस मुल्क की तरफ भी जाते हैं वो कांप जाते हैं। और दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जंगी बेड़े अमेरिका ही के पास है, यह बात सही है। लेकिन जिस तरह से दुनिया में टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आ चुका है, जो काम ये ड्रोन्स दिखा रहे हैं, तो ये बिल्कुल यानी चीजें बदल सकती है। यमन की लड़ाई एक समझने के एग्जाम्पल है। यमन के ऊपर भी तो अमेरिका ने अटैक किया, इजराइल भी साथ शामिल था, यूरोपियंस भी साथ शामिल थे। इधर से तो यमन अकेला ही था ना, पीछे ईरान, रशिया, चाइना जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे तो अकेला यमन ही लड़ रहा था ना। लेकिन क्या हुआ, 3 इनके फाइटर जेट्स जो है वो डूबे हैं। कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट वहां पर हुई और इनको यहां से जाना पड़ा। 3 फाइटर जेट्स इनके डूब गए एयरक्राफ्ट कैरियर से। तो वो तो यमन था। अगर ये ईरान से जंग करने जा रहे हैं तो इसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि इनके वॉरशिप जब वो डूब सकते हैं, और अगर ये हुआ तो उसके बाद क्या होगा। तो अमेरिकन जो नेवी है वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज होने जा रही है। तो वॉरशिप्स को वो यानी तबाह करने जा रहे हैं मुकम्मल तौर पर। ये प्लान उन्होंने तैयार कर लिया है। इसके साथ वो क्या करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश का
प्लान तैयार कर लिया गया है। इधर से अमेरिकन बेसिस इंस्टॉलेशन ये हिट हो रही होंगी, इधर से जो वॉरशिप्स हैं वो हिट हो रहे होंगे, और इसके साथ जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को जो बंद करने का जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया कि उसको कैसे वो करेंगे। और जो इसके बाद क्या होगा कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो $200 से ऊपर चली जाएंगे, ये ईरान का एस्टिमेट। और जाहिर है ये ग्लोबल एक्सपर्ट भी ये अपना एस्टिमेट दे चुके हैं और ये रिपोर्ट्स हमने आपको बताई हैं, ये $300 से भी ऊपर जा सकता है। इस वक्त ये ऑयल जब वो 60 से 70 के दरमियान ऊपर नीचे होता रहता है। ट्रंप ये चाहता है कि इस ऑयल को वो $50 पर बैरल तक लेकर आए, लेकिन ये 60 से 70 के दरमियान है। अगर ये 100 भी क्रॉस कर गया तो भी अमेरिकन इकॉनमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती और वर्ल्ड इकॉनमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। 200 बिलियन $200 पर बैरल इसको तो छोड़ ही देना, अगर ये 100 भी क्रॉस कर गया तो भी वर्ल्ड इकॉनमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। और ईरान ने यह प्लान तैयार किया है कि इसको कैसे सस्टेनेबल तरीके से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की लंबी जो बंदिश है वो की जा सकती है। आखिरी वक्त तक अमेरिका जो है वो बाबुल मंदब को नहीं खुलवा सका और फिर एक एग्रीमेंट करके यहां से जाना पड़ा, और फिर जब गजा का सीज फायर हुआ तब यमन ने बाबुल मंदब को खोला है। कितने महीने उन्होंने बंद रखा है। वो इजराइल की जो इलात की बंदरगाह है ये एशिया की वन ऑफ दी आप कह लें कि सबसे रिच पोर्ट्स के अंदर ये शुमार होती है, और वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर उजड़ चुकी है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस इजराइल को हुआ है। फिर वो इलाज सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, वो इनका टूरिस्ट सिटी है और वो एक पूरा शहर है, और बंदरगाह के साथ उसका सारा जो रोजगार है वो अटैच है। अब वो पूरा का पूरा शहर ही उजड़ रहा है। लोग वहां से जब वो हिजरत करके सेंट्रल इजराइल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहां पर कोई रोजगार ही नहीं है। जब बंदरगाह वीरान हो गई तो ना वैसे टूरिस्ट आ रहे हैं, ना वहां से ट्रेड हो पा रही है, तो वो पूरे का पूरा शहर ही उजड़ रहा है। तो वो किसने किया? वो यमन ने किया। तो ये आखिरी वक्त तक जो है वो बाबुल मंदब को नहीं खुलवा सके। तो यहां पर ईरान ने ये प्लान किया है कि फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को एक लंबे अरसे के लिए कैसे बंद करना है, और जाहिर है कि रीजनल इकोनॉमीज भी इसको अफोर्ड नहीं करती। और यही नाज़रीन वो फैक्टर्स हैं जिसने हमेशा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को रोका है ईरान जंग से, बावजूद इसके कि इजराइल का बहुत प्रेशर रहा है, बावजूद इसके कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने और यूरोपियंस ने मिडिल ईस्ट में और बहुत सारे मुल्कों को तबाह किया, बहुत सारे ओआईसी मुल्कों को तबाह किया। लेकिन ईरान जंग से जब भी वो टेबल पर बैठे कि ठीक है ईरान पर हमला करना है, तो उनके सामने ये चैलेंजेस थे कि क्या करना है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का क्या करना है, ईरान के रिस्पॉन्स। और ये जो इनकी बेसिस है ना, ये छोड़ दें, ये बेसिस कोई महफूज नहीं है। जब इन्होंने इराक पर अटैक किया या अफगानिस्तान पर अटैक किया तो क्या वहां से भी मिसाइल लॉन्च हुए थे इन बेसिस की तरफ? नहीं हुआ। ऐसा है कि ये पिछली 6 मुल्कों को जो इन्होंने तबाह किया है, वहां से कभी भी एक मिसाइल भी इन बेसिस की तरफ नहीं गया, ना ही एक ड्रोन गया है। तो ईरान का केस बिल्कुल डिफरेंट है। इनकी बेसिस कोई महफूज नहीं है। अगर यहां से ईरान मिसाइल और ड्रोन फायर करेगा तो ये इनकी बेसिस उसको रोक नहीं सकती उस हमले को। तो बेसिस अगर डैमेज हो गई, इधर वॉरशिप्स डूब गए, तो इसके बाद ईरान पर जितनी मर्जी तबाही मचा दी तो फिर क्या हो जाएगा? रजीम अपनी जगह पर रहेगी, एम्पायर डिफीट कर चुका होगा, तो फिर तबाही तो आती है, फिर वो रिकंस्ट्रक्शन कर लेंगे। जाहिर है देखें अगेन ईरान का तो डैमेज होना ही होना है। वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो डैमेज ज्यादा होगा। उसके लिए उसका सर्वाइवल तो एक ही सूरत में मुमकिन है, और वो ये है कि वो डैमेज करे और डिफीट करे, वगरना वो मतलब रिस्पॉन्ड ना करके कौन सा ईरान का डैमेज कम होना है, बल्कि इससे तो ईरान का डैमेज ज्यादा होगा। तो ईरान के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दे। तो असल तो बात यह है कि अमेरिका अपने डैमेज को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये वो फैक्टर्स थे, ये वो चैलेंजेस थे जो हमेशा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रहे। लेकिन ट्रंप साहब को जंग आई है, बहुत जोर से आई है। और मैं एक और चीज आपको बताऊं, अब हम फरवरी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। जनवरी से ये सारा शुरू हुआ कि जंग होने जा रही है। आगे मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं और ट्रंप इसको मजीद 2-3 महीने नहीं खींच सकता, क्योंकि इसको वाइंड अप करके फिर ट्रंप ने उसका क्रेडिट भी तो लेना है। आगे मिड टर्म इलेक्शंस की कैंपेन भी तो करनी है। तो ये नहीं कि वो कोई 3-4 महीने इसको और खींचेगा। तो उसने अटैक करना है, रिजीम चेंज करनी है, उसके बाद फिर 2-4 महीने कैंपेन करनी है। और यही हाल नेतन्याहू का है। अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे इजराइल में,
लेकिन अर्ली इलेक्शन भी हो सकते हैं, यानी मई जून के अंदर भी हो सकते हैं। तो नेतन्याहू का जो सर्वाइवल है वो भी ईरान की जंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो जंग तो वो करने आ रहे हैं, लेकिन इसका पॉलिटिकल डिजास्टर और हर तरह का डिजास्टर उनको फेस करना पड़ सकता है। ये तेहरान में रिजीम चेंज करने आ रहे हैं, हो सकता है तल अवीव के अंदर जब रिजीम चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो ये बात। अब तो जर्मनी के चांसलर ने भी इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पर ही हैं वैसे वो, तो उन्होंने भी कहा है कि पीसफुल सोल्यूशन जब वो होना चाहिए। हालांकि उनका बड़ा हॉकिश बिहेवियर है टुवर्ड्स ईरान, और जर्मनी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इजराइल को अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, लेकिन अब वो कह रहे हैं पीसफुल सोल्यूशन होना चाहिए। फ्रांस ने कहा कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं होना चाहिए ईरान के हवाले से। तो यूरोपियंस भी कहीं ना कहीं उस तरह मिलिट्री अटैक करने के लिए तैयार तो नहीं है। खैर, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ लंबा अरसा बंद होगा, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने वाले, और इससे हर मुल्क मुतासर होगा। कई हुकूमतें इसके नतीजे में गिर सकती हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, कतर के अंदर मौजूद हैं, और उन्होंने कहा कि ईरान विल अटैक यूएस बेसेस इन गल्फ रीजन इफ यूएस अटैक अकर्स अगेंस्ट इट। कतर में खड़े होकर वो कह रहे हैं कि अमेरिकन बेसेस को हम निशाना बनाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि जो लेवल ऑफ इनरिचमेंट है वो हम नीचे लेकर जा सकते हैं, लेकिन इनरिचमेंट हमारी सॉइल पर ही होगी, और जो यूरेनियम हमारे पास है उसको हम बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम अमेरिकन मेन लैंड पर अटैक करेंगे, हमने बस रीजन में ही अमेरिकन इंटरेस्ट को निशाना बनाना है, मेन लैंड पर हमारा अटैक करने का कोई इरादा नहीं है। और फिर उन्होंने इजराइल के हवाले से बात की और रीजन को मैसेज दिया कि जो कुछ इजराइल कर रहा है ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, बल्कि वो डोमिनेंस चाहता है पूरे मुल्कों के ऊपर। और जो ईरान का आर्मी चीफ है, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है वो सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी एडवेंचर हुआ और हमारे पर जंग इंपोज की गई तो इनवाइटेबल डिफीट आने वाली है। इसका नतीजा सिर्फ दुश्मन की डिफीट की सूरत में निकलेगा और एक्सपेंशन ऑफ द स्कोप ऑफ वॉर एंड क्राइसिस इन द रीजन। और ये जंग पूरे रीजन में फैल जाएगी, ये सिर्फ ईरानियन बॉर्डर्स तक महदूद नहीं रहेगी, ये कि रीजनल वॉर होगी, ईरान के आर्मी चीफ कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो एयर फोर्स है वो भी पूरी तरह से अलर्ट है, रेडी है, और इन फुल कोऑर्डिनेशन है विद बाकी आर्मी, नेवल, इनके साथ एयर फोर्स भी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। और फिर जो फारस न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, वो ये बता रही है कि ईरान की नेवी जो है वो बहुत भरपूर तरीके से इस दफ़ा तैयार है, और वो ये समझ रहे हैं कि इस दफ़ा जो नेवल डेटरेंस है वो भी इस्तेमाल करना पड़ेगी। पिछली 12 दिन की जंग में ईरान ने अपने नेवल एसेट्स को इस्तेमाल नहीं किया, और ये भी आप ईरान की ताकत का अंदाज़ा लगाइए। ईरान जिसके बारे में यानी पिछले 20 साल से तजिया यह था कि इसराइल बहुत ताकतवर है, ईरान कमज़ोर है, इसराइल ने जब भी अटैक किया तो बड़ी तबाही मचा देगा। ईरान ने ना ही अपने पूरे मिसाइल्स इस्तेमाल किए, और ईरान ने ना ही अपने नेवल एसेट्स बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं किए, फिर भी वो सर्वाइव कर गया और इसराइल को डिफीट किया। तो इस दफ़ा वो ये देख रहे हैं कि अपनी जो नेवल डेटरेंस है वो इस्तेमाल करना पड़ेगी इन द इवेंट ऑफ एस्केलेटिंग मिलिट्री थ्रेट्स। और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मिलिट्री एक्शन ईरान के ऊपर किया जाता है तो इसके इररिपेयरेबल लॉसेस ऑन इट्स परपेट्रेटर्स आएंगे, इररिपेयरेबल लॉसेस। तो ईरान ये भी तो तैयारी करके बैठा हुआ ना कि इसराइल का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है। अच्छा, जैसे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि अगर गजा में एक्सपल्शन हुई, ऑक्यूपेशन हुई और डिस्ट्रक्शन हुई तो वेस्ट बैंक फिर अगला निशाना है। अगर हमने गजा को इसी तरह से जो इसराइल करना चाह रहा है, अल्टीमेटली डिस्प्लेस करना चाह रहा है, अगर उसने ये कर लिया तो फिर मामला यहां पर रुकेगा नहीं, बल्कि आगे डिस्ट्रक्शन होगी, आगे जो है वेस्ट बैंक होगा, और वेस्ट बैंक के बाद फिर बाकी मुल्क होंगे। ये उन रीजन को जब मैसेज दिया है कि इसराइल के हवाले से अपनी अप्रोच जो है तब्दील करें। अच्छा, एक अजीबो गरीब खबर भी दरमियान में आ रही है, वो ये है कि अमेरिका ने जो डेल्टा फोर्स है उसको कहीं डिप्लॉय किया है तुर्कमानिस्तान में, जो ईरान का बॉर्डर है वहां पर करीब कहीं वो ऑपरेट कर रही है। ये बहरहाल ये खबर है, उड़ती उड़ती आ रही है फिलहाल तो किसी ऑफिशियल सोर्स से। वैसे भी डेल्टा जहां पर होती है वो कोई ऑफिशियल सोर्स है तो उसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकती। रिपोर्ट क्लेम्स के यूनाइटेड स्टेट्स हैज ट्रांसफर्ड यूनिट्स ऑफ डेल्टा फोर्स टू तुर्कमानिस्तान। और इससे पहले ये डेल्टा फोर्स के हवाले से खबर आई थी कि वो मिडल ईस्ट में आ चुकी है, और इराक और ईरान का जो बॉर्डर है वहां पर कहीं ऑपरेट कर रही है। जॉर्डन के अंदर वो मौजूद है, लेकिन डेल्टा फोर्स जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद है। ये खबरें पहले भी आ चुकी हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और चूंकि मैनी डायमेंशन एक डिक्लाइन हम देख रहे हैं,
वेस्टर्न जो राइज है उसकी बहुत बड़ी वजह उनकी यूनिवर्सिटीज हैं, नॉलेज है। आज अगर चाइना राइज कर रहा है तो नॉलेज, चाइना की असल ताकत जो है वो उसका नॉलेज है। तो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज उनका बहुत बड़ा असासा है और उनके उरूज की बहुत बड़ी वजह है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज़ाहिर है कि सबसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। आज पेंटागन ने अनाउंस किया है, पेंटागन चीफ ने अनाउंस किया है कि तमाम एकेडमिक टाइज हार्वर्ड के साथ वो खत्म कर रहे हैं। और वजह क्या बनी है, वो ये कह रहे हैं कि हार्वर्ड की जो ना आइडियोलॉजी सही नहीं है, इसलिए हम तमाम जो एकेडमिक रिलेशंस हैं हार्वर्ड के साथ खत्म कर रहे हैं। मिलिट्री जो एजुकेशन है वो रोक रहे हैं, फेलोशिप्स प्रोग्राम्स रोक रहे हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स रोक रहे हैं, जो फंड जाता है पेंटागन से वो रोक रहे हैं। और ये सिग्निफिकेंट शिफ्ट है यूएस मिलिट्री अप्रोच के अंदर। और ये ज़ाहिर है पेंटागन चीफ का फैसला, यानी पैटी हेग्सेथ का ये फैसला है। तो अब जो पेंटागन से जाते हैं यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स हार्वर्ड में पढ़ने के लिए, उनको नहीं भेजा जाएगा। और पेंटागन चीफ ये कह रहे हैं कि ये आइडियोलॉजिकल डाइवर्जेंस है हार्वर्ड की। मतलब हार्वर्ड एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है और उस पर वो आइडियोलॉजी का इल्जाम कह रहे हैं कि वहां पर बड़े रेडिकल लोग पैदा हो रहे हैं। और हार्वर्ड प्रमोटिंग ग्लोबलिस्ट एंड रेडिकल बिलीफ्स। और हमने जो ऑफिसर्स भेजे वो रेडिकल आइडियोलॉजीज के साथ वापस आए। मतलब रेडिकल, तो वो इल्जाम लगाते हैं ना कि भाई मिडिल ईस्ट को, ओआईसी वर्ल्ड को, अब हार्वर्ड भी रेडिकल हो गई है। अब जरा अंदाजा करें। और जो खुद पैटी हेग्सेथ हैं वो हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हैं हार्वर्ड के, तो उन्होंने भी अपनी डिग्री वापस कर दी हार्वर्ड को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ज़ाहिर है ये एक दफ़ा सुप्रीम लीडर ने ये कहा था कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि वो वहाँ पर टेक्नोलॉजी बनाते हैं और फिर इजराइल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो नॉलेज वहाँ पर ज़ाहिर डिस्कवर करते हैं और फिर इजराइल को ट्रांसफ़र करते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ का सबसे बड़ा फ्लॉ है। तो यूनिवर्सिटीज़ तो उनका असासा है ना सबसे बड़ा। अब पेंटागन हार्वर्ड के साथ ही कट कर रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है कि आइडियोलॉजिकल डाइवर्जेंस हो रही है। हार्वर्ड में ही अगर आइडियोलॉजिकल डाइवर्जेंस हो रही है, अगर पेंटागन और हार्वर्ड ही अलाइन नहीं है तो फिर पीछे रह क्या गया है? फिर और किसने अलाइन होना है पेंटागन के साथ और व्हाइट हाउस के साथ? तो ये बहरहाल बहुत बड़ा फैसला और काफी हैरानगी पाई जा रही है इस वक्त अमेरिका में। आखिरी खबर यह है कि एक ईमेल एप्स्टीन की यह सामने आ रही है कि उसके भाई ने एफबीआई को यह बताया कि उसका, यानी जो एप्स्टीन है उसको मारा गया है और उसने एक्यूज किया कि यह सारा ट्रंप के ऑर्डर पर हुआ। ये वन ऑफ द ईमेल जो है वो सर्कुलेट कर रही है। बहरहाल ये इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और काफ़ी सख्त स्टेटमेंट्स ईरान की तरफ से आ रही हैं और वो कह रहे हैं हमने प्लान भी तैयार कर लिया है। तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज और आगाह करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।